यूपी चुनाव में आज का दिन बेहद अहम है। यूपी अपना संकल्प पत्र बीजेपी अपना यूपी के लिए जारी करने वाली है। लखनऊ में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में गृह मंत्री इसे जारी करेंगे। यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री योगी समेत बीजेपी की कई वरिष्ठ नेता संकल्प पत्र के जारी किए जाने के मौके पर मौजूद रहेंगे। रविवार को ही बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होना था, लेकिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की वजह से बीजेपी ने फैसला टाल दिया। अब आज वो संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी के इस संकल्प पत्र में किसानों का मुद्दा, युवा, महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण जैसे मुद्दों को अहमियत दी जा सकती है। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो आज संकल्प पत्र में हो सकते हैं बीजेपी के, जल्दी से आपको बता दें। किसान, रोजगार, युवा वर्ग, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली, ये मुद्दे, संभावित मुद्दे ऐसे दिख रहे हैं जो आज संकल्प पत्र बीजेपी लाने वाली है यूपी के लिहाज से, उसमें ये प्रमुख हो सकते हैं मुद्दे। वहीं देखिए, दिग्गजों का दाव यहां पर रहेगा जब आज ये संकल्प पत्र जारी होगा। अमित शाह होंगे गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद होंगे, धर्मेंद्र प्रधान होंगे, अनुराग ठाकुर होंगे, स्वतंत्र देव सिंह, यानी ये सारे दिग्गज उस मंच पर मौजूद होंगे जिस मंच से संकल्प पत्र की घोषणा होनी है। वहीं ये अहम मुद्दे भी हमने आपको दिखाए, संभावित मुद्दे जिस पर आज जो संकल्प पत्र आ सकता है उस पर चर्चा हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव 2022 का संकल्प पत्र भी आना है, तो वही विपक्ष भी अब बीजेपी पे कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। खुद ममता बनर्जी भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, 5 साल पहले की तस्वीर थी, 200 से ज्यादा वादे किए थे, आज फिर से संकल्प पत्र आएगा, फोकस क्या होगा? जो वादा किया उसे निभा दिया, जो नहीं किया था वह भी किया, और आज जो संकल्प पत्र आएगा, जो वादे आएंगे आपके सबके सामने होंगे। भाजपा जो कहती है वो करती है, और भाजपा का यह घोषणा पत्र नहीं, ये संकल्प पत्र है, और संकल्प जो लिया जाता है उसे पूरा किया जाता है, और वो हम पूरा किए। आपको लग रहा है सर, किसानों के ऋण माफ से लेकर के रोजगार का भी मुद्दा था, रोजगार को लेकर के विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है? मुद्दा विहीन है। जिस समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रतिभाओं को रौंदने का काम किया जाता था, भर्ती आयोग को भ्रष्टाचार आयोग बना दिया था, वो भर्तियों पे ना बोले तो उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वो युवाओं के घावों को कुरेदने का काम कर रहे हैं। बिना रिश्वत दिए जिसकी सरकार में एक भी नौकरी न मिली हो, वह भर्तियों की बात करेंगे, वह रोजगार की बात करेंगे। जो रोजगार का मतलब ये समझते हो कि जमीनों पे कब्जा कर लो, अपहरण का उद्योग चलाओ, तमंचा बम बनाने की फैक्ट्री चलाओ, उनको नैतिक अधिकार इस बात का नहीं। क्या अखिलेश यादव कहते हैं कि एक भी जो वादे हैं उसको पूरा नहीं कर पाई सरकार, आपके संकल्प पत्र पे सीधे तौर पे सवाल खड़ा करते हैं? नहीं, इसलिए अखिलेश यादव जी को मैं कह रहा हूं ना, वो सवाल खड़ा करने से पहले सवाल के घेरे में स्वयं है। न वह रोजगार दे सकते थे, न नौकरी दे सकते थे, न सुरक्षा दे सकते थे। उत्तर प्रदेश में रोजगार को उन्होंने छीनने का काम किया था। भर्तियों में भ्रष्टाचार करके केवल सूची पहुंचाने का शासन के माध्यम से काम किया करते थे। दंगों की फेहरिस्त बन गई थी। उत्तर प्रदेश में लाखों हेक्टेयर जमीनों पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्जा किया था, और वो कब्जा करने वाले ही इनके कार्यकर्ता थे। उनको रोजगार इसका मानते हैं क्या? रोजगार उसे माना जाता है जिसमें अपना कोई काम धंधा शुरू करे। हमारी सरकार ने शानदार काम किया है, और इसलिए खुशहाली, इसलिए सपा की साइकिल पंचर थी, पंचर है, पंचर रहेगी। इसलिए भाजपा का कमल खिला था, खिला है, और इस बार 2022 में भी खिलेगा और 2024 में भी खिलेगा। ममता बनर्जी आ गई अब लखनऊ, अखिलेश यादव के साथ खड़ी हैं और उनको सपोर्ट कर रही हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी, क्या मायना आप इसका देखते? देखिए, ममता बनर्जी जी को उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने पश्चिम बंगाल में गुंडा कहा था। पश्चिम बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। चुनाव के बाद कत्लेआम करवाने का काम किया था। उन्हें यूपी की जनता से वोट मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तो यहां आकर के क्षमा मांगना चाहिए कि मैं पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद वहां के लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाई, और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहने का मैंने पाप किया है, उस पाप के लिए मैं क्षमा मांगने आई। ये बात ममता दीदी को कहनी चाहिए। टीएमसी तो कह रही है कि पूरा भरसक प्रयास करेगी कि सरकार ना बने। वो पूरा प्रयास कर ले, लेकिन उनको यहाँ क्षमा मांगना चाहिए जो उन्होंने पाप पश्चिम बंगाल की धरती से यूपी के लोगों को अपमानित करके किया है। हमारे लिए तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, हमारे लिए देश के सभी प्रदेश एक जैसे हैं, लेकिन ममता दीदी के लिए कुछ अलग होगा, कांग्रेस के लिए कुछ अलग होगा, अन्य दलों के लिए कुछ अलग होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश में और उत्तर प्रदेश में सरकार चला रही है, और शानदार सरकार चलाई जिसके खिलाफ एक भी नाराजगी कहीं पर देखने को नहीं मिलती। आखिरी सवाल ले रहा हूं, आज खत्म हो जाएगा प्रचार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण का चुनाव है, कोई चुनौती देख रहे हैं पहले चरण? देखिए, मैं जो समझ रहा हूं, हम जो 2017 में थे उससे अच्छा 2022 के चुनाव में कर रहे हैं। इसलिए ये कोई भी गठबंधन कर ले जो 2019 के लोकसभा चुनाव में फेल हो चुका है, 2022 में एडवांस में जनता ने फेल कर दिया है,
केवल 10 मार्च की प्रतीक्षा करिए। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी जनता बना देगी। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश तो चुनाव प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का जबरदस्त दौर चल रहा है। सीएम योगी और अखिलेश ने एक दूसरे पर निशाना साधा। ईमानदारी के साथ मैं बताऊं तो एक ही जगह उनका विकास दिखाई देता हुआ कब्रिस्तान की बाउंड्री में दिखाई देता है। और कब्रिस्तान की बाउंड्री का मतलब आपने देखा होगा, क्योंकि जिसको जो पसंद होता है वो वही तो करता है। जिनको जो पसंद होगा उनके समय दंगे होते थे, उनके समय में फसाद होते थे, बेटियां असुरक्षित थी। मुख्यमंत्री पे धाराएं, डिप्टी सीएम पे धाराएं, और सबसे ज्यादा अपराधी मामलों में जिन पे आरोप है, सबसे बड़ी सूची अगर कहीं जारी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की। यही लोग काम करते हुए दिखाई देंगे। उस समय दोनों लड़कों की जोड़ी फिर हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। कोई विदेश यात्रा में निकलेगा, कोई दूसरी जगह निकले, हिल स्टेशन पर जाएगा। और मैंने तो कह दिया है, आपको हिल स्टेशन में जाने की आवश्यकता नहीं। 10 मार्च के बाद मैं शिमला यही बनाने वाला हूं। बुरा है ना? तैयार है ना सभी लोग पूरी मजबूती के साथ? 10 मार्च यहां पर चुनाव होने 10 फरवरी को, 10 फरवरी के चुनाव के लिए तैयार हैं। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी जिस दिशा में चुनाव को ले जाना चाहती है, वो अपनी उपलब्धियां नहीं बताना चाहते हैं, वो आरोप को लगा रहे हैं। और मैंने देखा है कि जितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता है उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, उससे बड़ा नेता है तो उससे बड़ा झूठ बोल रहा है, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, झगड़ा लगाने का काम कर रही है और झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम भी बदल लेना चाहिए। भाजपा की जगह भाजपा करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में बोलते हुए कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमला किया। उन्होंने कई मुद्दों का जिक्र किया और कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमले के मामले में पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की। बीजेपी कह रही है कि हम इसका जवाब देंगे। वहीं किरीट सोमैया का आरोप है कि उन पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया।
बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि शनिवार को पुणे में उन पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने हमला किया और इसमें पुलिस की मिलीभगत थी। इस वीडियो में सीढ़ियों पर गिरे पड़े दिख रहे सोमैया को सुरक्षा बल उनकी गाड़ी में बैठाते दिख रहे हैं। सोमैया शनिवार को कोविड-19 अस्पतालों के संचालन के कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर पुणे महापालिका भवन पहुंचे थे। इस दौरान शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे भी दिखाए। उनकी गाड़ी का घेराव हुआ। सोमैया का आरोप है कि हिरेन मनसुख की तरह उनकी हत्या की प्लानिंग हो रही है, क्योंकि वो लगातार घोटालेबाजों का पर्दाफाश कर रहे हैं। मनसुख हिरेन के बाद में अब किरीट सोमैया की हत्या करने का उद्धव ठाकरे सरकार का प्लान है। परसों की पुणे घटना के एक जो वीडियो क्लिप बाहर आ रहे हैं, पत्थर और लाठी घाटी और पुलिस के सहकार्य से अटैक हो रहा है, क्योंकि मैं संजय राउत के घोटाले बाहर निकाल रहा हूं, अनिल परब जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे के साले पाटनकर के एक एक कारनामे बाहर आ रहे हैं। मैं बचा सिर्फ मोदी सरकार की थर्ड कैटेगरी सुरक्षा के कारण ही बच पाया हूं। किरीट सोमैया को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी भी राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि शिवसेना नेता भावना गवली और एनसीपी नेता हसन मुश्रीफ के खिलाफ बोलने के बाद से ही किरीट सोमैया को निशाना बनाया जा रहा है। भविष्यामध्ये हिशोब चुकता होईल। किरीट सोमैया पर 6 महीने पहले अगस्त में भी हमला हुआ था। उस समय भी सोमैया ने शिवसेना कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया था। सोमैया ने शिवसेना सांसद भावना गवली की एक फैक्ट्री पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। इसकी जांच को लेकर वो वाशिम पहुंचे थे, जहां उन पर हमला हुआ। फिलहाल पुणे पुलिस ने सोमैया पर हुए कथित हमले को लेकर 60-70 लोगों पर मामला दर्ज किया है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 2 दिन बीत चुके हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया इनके साथ पुणे महानगर पालिका में शिव सैनिकों द्वारा बहस और कथित हाथापाई हो चुकी है। पुलिस में मामला भी दर्ज किया हुआ है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विशेष और चौंकाने वाली बात यानी महाविकास आघाड़ी में शिवसेना के मित्र पक्ष यानी कांग्रेस और एनसीपी के नेता भी, जो अक्सर कुछ भी अगर हो जाए तो टिप्पणी कर देते हैं, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। शाहरुख खान को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है एक्टर और शिवसेना नेता उर्मिला मातोंडकर ने। उन्होंने कहा कि राजनीति अब बहुत निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और ऐसे समय को भी नहीं बख्शा जाता। भारत रत्न लता मंगेशकर की कल अंतिम यात्रा थी, जिसमें दर्शन लेने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी मौजूद थे। और उस वक्त एक फोटो वायरल हुआ जिसमें यह कहा गया एक भाजपा कार्यकर्ता की तरफ से कि क्या इसने थूका। इस पूरी विषय पर बात करने के लिए उर्मिला मातोंडकर हमारे साथ हैं। दुआ मांग रहे थे, फूका गया, लेकिन थूकने का एक अर्थ निकाला गया। इस बारे में आपका क्या विश्लेषण है? भारत एक ऐसा देश है जिसकी संस्कृति इतनी बड़ी है और इतनी महान है, और इन संस्कृतियों में जैसे गंगा जमुना की तरह कितनी ही नदियों का संगम है, वैसे ही कितनी ही संस्कृतियों का संगम है। तो अपनी एक सभ्यता है जिसके लिए भारत को देश विदेश में सारे जग भर जाना जाता है, माना जाता है। इस संस्कृति और इस सभ्यता के खिलाफ इतनी घटिया सोच, मतलब कोई सोच ही नहीं सकता कि एक इतनी बड़ी व्यक्तित्व हमसे जुदा होती है, मतलब हमारे में से निकल जाती है, जिसके लिए देश के पंतप्रधान भी खुद दिल्ली से आते हैं शोक मनाने के लिए। और इस सब के बीच में कुछ लोग अपनी घटिया मानसिकता से बाहर ना निकलते हुए ये सोच ही कैसे सकते हैं कि जब दुआ पड़ी जाती है और उसके बारे में बाद में जब फूंक मारी जाती है कि वो थूक हो सकती है। और आप पहले तो बात भी किसकी कर रहे हैं? आप उन शाहरुख खान की बात कर रहे हैं जो अपने आप में इतने बड़े व्यक्तित्व है, जो भारतीयता का सर्वोच्च प्रतीक है। और मुझे ऐसे लगता है कि ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरे जग भर
शाहरुख जी को जाना जाता है भारतीय होने के लिए, भारतीयता के लिए। उन्होंने भारतीय संस्कार देश विदेशों में पहुंचाए, अपनी फिल्में पहुंचाई, भारत का सम्मान और मान बढ़ाया। ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हाथ भी जोड़े, प्रदक्षिणा भी की, ये सारी चीजें ना देखते हुए क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? लेकिन इसमें हमारी मानसिकता कितनी नीचे तौर पे गई है ये दिखता है, और उसका मुझे बहुत दुख है। और मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग नहीं हो सकते इस देश के, ये 2 रुपए वाले ट्रोलर्स हो सकते हैं जो ये सब फैलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सबसे एक समाज के तौर पे हम बहुत नीचे जा रहे हैं। और एक वो समाज जिसमें इस तरह की मानसिकता हो, वो कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। ये इस सब के पीछे के दुख है और पीड़ा तो दरअसल ये है। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। बड़ी खबर कर्नाटक के उडुपी में, जहां पर हिजाब विवाद मामले में आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। 5 छात्राओं की ओर से दायर अर्जी पर यह सुनवाई हो रही है। छात्राओं ने नए यूनिफॉर्म लॉ का विरोध किया है, जिसके तहत कॉलेज में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में आज गहमा गहमी है। छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंची हैं, तो कई छात्र भगवा गमछे के साथ आए हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त बेंगलुरु से नागार्जुन जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। और ये विवाद नागार्जुन देखिए बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ देखिए छात्राएं हैं वो बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर पहुंची हैं, वहीं जो छात्र हैं वो गमछा लेकर पहुंचे हैं भगवे कलर का। बिल्कुल, जब जनवरी पहले हफ्ते में शुरू हुआ एक ही कॉलेज में, उडुपी गवर्नमेंट कॉलेज में, अभी कोस्टल कर्नाटक में सारे के सारे कॉलेज में माहौल बन चुका है। जब हिजाब पहन के आएंगे तब हिंदू विद्यार्थी भी एक सैफरन शॉल, जो केसर शॉल है, वो पहन के आ रहे हैं। आज जो हाईकोर्ट में मामला बेंच के सामने आ रहे हैं, तब आप देख सकते एक वातावरण बिगड़ गया है पूरा कॉलेज में, अभी उडुपी में, जहां 100 से ज्यादा हिंदू लड़के ने केसर शॉल पहन के आए हैं और 50 से ज्यादा मुस्लिम स्टूडेंट्स जो हिजाब पहन के आए हैं। कॉलेज अथॉरिटीज दोनों ग्रुप्स को बोले हैं कि दोनों कॉलेज एंटर नहीं कर सकते, कॉलेज के अंदर आ नहीं सकते तब तक सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के ना आए, तब तक उनको कॉलेज का अंदर एंट्री परमिशन नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा एक माहौल बिगड़ गया है कॉलेज कैंपस के अंदर। नागार्जुन, जरा बताइए कि विवाद शुरू कैसे हुआ और ये इतना बढ़ता हुआ मामला हाईकोर्ट तक देखिए पहुंचा है। हाईकोर्ट में हालांकि सुनवाई है, वो कितने बजे होगी, जरा ये भी बताइएगा साथ ही साथ। हाईकोर्ट में मामला आएगा करीब 1 बजे के आसपास। 7 के मैटर नंबर 61 लिस्टेड है हाईकोर्ट कोर्ट हॉल नंबर 10 में, कर्नाटक हाईकोर्ट में। ये शुरू हुआ दिसंबर में। एक छोटा सा गांव है चिकमंगलुरु में, उधर एक 5 से 6 लड़के केसरी शॉल पहन के आए, पहले एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट करने के लिए पहन के आए। जब तक ये हिजाब नहीं उतारते हम हमारे शॉल नहीं उतारेंगे। उसके बाद एक उडुपी में शुरू हुआ, यही जैसे फॉरेस्ट फायर बोलते, हर एक कॉलेज में यही स्प्रेड होता गया। एक गवर्नमेंट कॉलेज से लेके प्राइवेट कॉलेज, पूरा कोस्टल कर्नाटक है जो कम्युनल सेंसिटिव एरिया से उधर पूरा शुरू हो गया है। उसके बाद काफी सारे जिलाओं में भी यही शुरू हुआ है, बीजापुर, धारवाड़, शिवमोगा, हासन, चिकमंगलुरु, करीब 10 जिलों में अभी ये मामला शुरू है, हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी देखिए सामने आ रही हैं, जहां पर नकाब और भगवा का ये विवाद जो है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। कुछ छात्राएं हैं जो हिजाब पहनकर ही पहुंचना चाहती हैं, वहीं भगवा गमछा पहने छात्र भी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। ये विवाद हाईकोर्ट पर पहुंचा और हाईकोर्ट 1 बजे इस पर सुनवाई करने वाला है। और शायद नागार्जुन इन्हीं स्थितियों को देखते हुए कॉलेज में ये बड़ा फैसला लिया गया होगा कि अब एक यूनिफॉर्म कर दिया जाए, ताकि हर शख्स यानी हर बच्चा, हर छात्र वो यूनिफॉर्म पहन कर आए। उसमें भी इन्हें आपत्ति है? नहीं, काफी सारे कॉलेज जो जहां मामला बिगड़ गए उधर ऑलरेडी यूनिफॉर्म कंपलसरी है, फिर भी ये मामला चालू है। फर्स्ट क्या हुआ, वो मुस्लिम स्टूडेंट्स हिजाब पहन के आ रहे थे एज अ काउंटर प्रोटेस्ट। जो हिंदू लड़के हैं वो बोल रहे हैं यूनिफॉर्म में हिजाब का एक यूनिफॉर्म हिजाब नहीं है। अगर कॉलेज के क्लासरूम के अंदर अगर आके बैठने पढ़ाई करना है तो हिजाब नहीं पहन सकते। एक कॉलेज के यूनिफॉर्म के रूल्स के अगेंस्ट है और खिलाफ है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
नागार्जुन, एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कॉलेज हैं उन्होंने यूनिफॉर्म कंपलसरी किया, आपको पहनकर ही जाना है। जब हिजाब पहनकर लोग पहुंच रहे थे तो क्या कॉलेज की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था कि यूनिफॉर्म है, एक डिसाइड किया गया है, आप वही पहनकर आइए, वो सारे ही लोगों के ऊपर लागू होता है, सारे ही छात्रों पर लागू होता है? वही एजुकेशन मिनिस्टर अभी जो बोल रहे, दिसंबर तक ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग हिजाब पहन के नहीं आ रहे थे दिसंबर तक, सडनली जनवरी में हिजाब पहन के आ रहे। ये बयान है एजुकेशन मिनिस्टर का। हमें भी देखना पड़ेगा कि ये सच है या झूठ है कि दिसंबर तक ये स्टूडेंट्स जो है सिर्फ यूनिफॉर्म पहन के आ रहे थे, जनवरी में सिर्फ बुर्का और हिजाब पहन के आ रहे हैं। ये सच बयान है कि झूठ है, वो देखना पड़ेगा। बट come to the college wearing hijab and then remove it in the restroom and then sit in the classes without wearing hijab, but now they aren't allowing us inside the college wearing hijab. You removed hijab yesterday and you went No, to we classes? didn't. You were sitting in different We were rooms. sent back, like all the students were sent back. They are not allowing Saffron came with the students with the Saffron, and they are not also allowing you. They're not allowing us. What the management is saying? We don't know. I don't know what is the problem. We just came to study. Where is your name? You are saying Aisha. you are saying Aisha. you are saying you came. तो नागार्जुन देखिए, यहाँ पर जो ये छात्राएं हैं वो ये बात कह रही हैं कि भाई वो पहनकर आती थी पहले भी, और रेस्टरूम में चेंज करके क्लास में जब पहुंचती थी तो वो यूनिफॉर्म पहन के ही पहुंचती थी, लेकिन ये अचानक से नियम मैनेजमेंट की तरफ से बदला गया कि आप एंट्री ही नहीं देंगे अगर हिजाब पहनकर कोई पहुंच रहा है या नकाब पहनकर कोई पहुंच रहा है, जिसको लेकर छात्राएं आक्रोशित हैं। और अब ये विवाद जो है वो ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। हाईकोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, सुनवाई होनी है 1 बजे की तरफ। कोर्ट का क्या फैसला होता है वो भी देखना होगा, लेकिन ये तस्वीरें चिंता जरूर बढ़ा रही हैं, जहां हिजाब वर्सेस भगवा का विवाद अब गहराता जा रहा है। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि दिसंबर तक ऐसा नहीं था, जो छात्राएं पहुंचती थी वो कोई भी नकाब या हिजाब पहनकर नहीं पहुंचती थी। अचानक से जनवरी में ऐसा हुआ कि ये लोग पहनकर हिजाब और नकाब आने लग गए, जिसके बाद मैनेजमेंट ने कहा कि जो यूनिफॉर्म है वो कंपलसरी है, आपको वही पहनकर एंट्री मिलेगी। जो छात्राएं वो ये कह रही हैं कि वो पहले भी पहनकर आती थी, लेकिन वो रेस्टरूम में चेंज करने के बाद जब क्लासरूम में पहुंचती थी तो वहां वो यूनिफॉर्म पहनकर ही पहुंचती थी। इसमें मैनेजमेंट को क्या आपत्ति है, ये बात मैनेजमेंट को बतानी चाहिए, लेकिन अब इसका विरोध वो छात्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि स्कूल में आप पढ़ने आ रहे हैं तो आप हिजाब पहनकर नहीं आ सकते, जो यूनिफॉर्म है आप वो यूनिफॉर्म पहनकर आइए, नहीं तो हम भी इस तरह से पहुंचेंगे जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं। गमछा डाले भगवे कलर का ये छात्र वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए, वहां इस एक तरफ आप देखेंगे जहां नकाब पहने हिजाब पहने ये छात्राएं खड़ी नजर आ रही हैं, उसके सीधे सामने आप देखिए तो भगवा गमछा लहराते हुए ये छात्र नजर आ रहे हैं। और विवाद इसी बात को लेकर है कि जो एक यूनिफॉर्म तय किया गया है कॉलेज की तरफ से, स्कूल में कॉलेज में जब आप पढ़ने आ रहे हैं तो वो आपको डेकोरम मेंटेन करना चाहिए, आप आ रहे हैं यूनिफॉर्म पहनकर आइए। यही इसी को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता चला गया। कोर्ट में मामला गया है, हाई कोर्ट में 1 बजे की तरफ सुनवाई होनी है और उसके बाद ही तय होगा। ये सिर्फ एक कॉलेज की स्थिति नहीं है, वहां कई ऐसे कॉलेज है जहां पर ऐसी ही स्थितियां पैदा होती चली जा रही हैं, जहां विरोध का जो स्तर है वो स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मैनेजमेंट की तरफ से कहना है कि नियम सबके लिए है और नियम सबके लिए एक समान है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म जो है वो सारे बच्चे सारे छात्र जो भी कॉलेज में पहुंच रहे हैं वो एक तय यूनिफॉर्म पहनकर ही आए। लेकिन ना बात मानने पर यह विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, किस तरीके से हिजाब नकाब से ये शुरू हुआ विवाद अब और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है, आज ही सुनवाई होनी है। वहां पर भगवा रंग पहने हुए छात्र जो है टोपी लगाए गमछा डाले वहां विरोध जताने के लिए पहुंच गए हैं। तो मैनेजमेंट अपने स्तर से कोशिश करता रहा कि किसी तरह इस विवाद को सुलझाया जाए, लेकिन ये विवाद सुलझता हुआ नहीं और बढ़ता हुआ नजर आया। कोर्ट तक मामला पहुंचा है और सिर्फ एक कॉलेज की स्थिति नहीं है, ये कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पर ऐसे ही छात्र छात्राएं अब विरोध कर रहे हैं। नागार्जुन हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। नागार्जुन जरा बताइए कितने कॉलेज हैं जहां के छात्र इस बात को लेकर विरोध कर रहे हैं और
यहाँ जो छात्राएं हैं वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि पहले भी वो पहन कर आती थी हिजाब या नकाब, लेकिन रेस्टरूम में चेंज करने के बाद वो क्लासरूम में यूनिफॉर्म पहन के जाती थी, लेकिन अब एंट्री ही मना कर दी गई है। एंट्री ही आप नहीं कर सकते हिजाब या नकाब पहनकर पहुंच रहे हैं। ये परिवर्तन क्यों? कर्नाटक राज्य में अभी करीब 30 से 35 कॉलेज में ये माहौल बन चुका है हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल, और अभी जो कॉलेज अथॉरिटीज इनको रोके गए, दोनों तरफ स्टूडेंट्स को रोका गया है। किसी को अंदर एंट्री नहीं मिल रही जब तक ये शॉल उतारेंगे, जब तक ये हिजाब उतारेंगे, किसी को एंट्री नहीं मिलेगा। एक पूरा एक वॉर जैसा बन गया है, पूरा सेपरेट हो गया है। काफी समय तक दोनों क्लासमेट्स थे, अब एक क्लास पूरा जो है उडुपी में एक 2 पार्ट में बढ़ चुका है। एक सपोर्टेड सैफरन शॉल के स्टूडेंट छात्र और एक मुस्लिम हिजाब सपोर्टेड स्टूडेंट के छात्र। पूरा माहौल जो है एक वॉर जैसा बन चुका है, और कॉलेज अथॉरिटीज जो है डर रहे हैं क्योंकि एक कम्युनिटी सेंसिटिव टॉपिक है। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर दोनों तरफ की ग्रुप्स को कॉलेज के अंदर एंट्री नहीं है जब तक ये शॉल उतारेंगे, जब तक ये हिजाब उतारेंगे। सिर्फ यूनिफॉर्म इनको एंट्री नहीं। तो बिल्कुल देखिए, फिलहाल अभी आपको बता दें जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कॉलेज के बाहर ये छात्र छात्राएं आपको नजर आ रही हैं। कोर्ट में सुनवाई होनी है 1 बजे। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन कॉलेज प्रशासन का सीधे तौर पर यह कहना है कि जब तक वो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आते हैं दोनों ही तरफ के लोग, तब तक एंट्री कॉलेज में नहीं दी जाएगी। अब बढ़ रहे आगे बात उत्तर प्रदेश की। थोड़ी देर में बीजेपी यूपी में वादों का अपना पिटारा खोलने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं और इस मौके पर सीएम योगी होंगे, बीजेपी के यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान होंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी वहां मौजूद होंगे। 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान है और 2 दिन पहले बीजेपी घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। बीजेपी ने संकल्प के लिए विशेष अभियान चलाया था। 30,000 जगहों पर संकल्प पेटी रखकर सुझाव मांगी गई थी। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अभिषेक, कितना और वक्त संकल्प पत्र की घोषणा के लिए? देखिए अर्पिता, सुबह 10:30 बजे का समय था जब ये कार्यक्रम शुरू होना था। हालांकि थोड़ी सी देर हुई है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 11 बजे तक ये कार्यक्रम शुरू होगा। अमित शाह यहाँ मौजूद रहेंगे इस संकल्प पत्र को जारी करने के लिए। 6 तारीख को ये पहले कार्यक्रम होना था, लेकिन लता मंगेशकर के निधन के चलते उस दिन ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और आज ये दिन आया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हमारी मौजूदगी, और आप देख सकते हैं मंच पर पूरी तैयारी कर ली गई है। इसी मंच पर अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में उत्तर प्रदेश के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनकी मौजूदगी में ये संकल्प पत्र जारी होगा। 200 से ज्यादा वादे बीजेपी ने 2017 के चुनाव में किए थे। उनमें कई ऐसे वादे हैं जिसको लेकर के बीजेपी पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। हमने भी जब उप मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को पूरा किया है और यही कारण है कि ये जो संकल्प पत्र आज जो जारी होने वाला है उसमें उसका और विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन ये साफ नजर आता है कि चूंकि पहले चरण का चुनाव अब एकदम सर पे है, 10 तारीख को मतदान होना है और ये कार्यक्रम जो है वो आज 2 दिन पहले हो रहा है, तो ऐसे में पूरा का पूरा दारोमदार किसानों की मांगों, गन्ना के मूल्य से लेकर के बिजली, शिक्षा, महिला और कहीं ना कहीं खासतौर पर रोजगार को लेकर के चूंकि विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, उस पर भी फोकस संकल्प पत्र में आज देखा जा सकता है।